हे गाइस व्हाट्सएप बाहुबली ट्रिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस कुछ दिनों से हमारा जो क्लास है वो रुका हुआ था किन्हीं कारणों की वजह से, पर अब क्लास जो है बिल्कुल रेगुलर चलने वाली है। और जो है आज का जो टॉपिक है जो है हम पढ़ने वाले हैं वो केमिस्ट्री से पढ़ेंगे कुछ सामान्य कृत्रिम बहुलक। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आज का जो टॉपिक है वो है नया टॉपिक है बिल्कुल बहुलक और सामान्य कृत्रिम बहुलक पढ़ना है, जिसमें पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड और टेफ्लॉन मुख्यतः इन तीनों के बारे में पढ़ना है। परंतु इनसे संबंधित और भी बहुत सारे फैक्ट हैं उनको भी पढ़ना है। ये कि कौन कौन से बहुलक के प्रकार में आता है, क्या होता है, ये सब पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो देखते हैं कि बहुलक का मतलब क्या है। देखिए बहुलक जो है पॉलीमर, वो ग्रीक जो लैंग्वेज है उससे बना हुआ है, जिसमें पॉली का अर्थ होता है मैनी, पॉली मैनी बहुत बहुत सारा, और मर का मतलब होता है पार्ट्स, हिस्से। तो इस प्रकार पॉलीमर का जो मतलब हुआ वो हुआ बहुत सारे हिस्से। जब छोटे छोटे हिस्से जो है वो मिलकर जुड़कर एक बड़ा सा बृहद अणु बना लेता है, तो यही तो है क्या, यही तो पॉलीमर है। जैसे सरल अणुओं के संयोजन से बने उच्चतर आणविक भार वाले यौगिक को बहुलक कहते हैं। ये बृहद अणु भी कहलाते हैं। देखिए सरल अणु के संयोजन से बन रहा है, संयोजन मतलब जुड़ना, छोटे छोटे सरल अणु हैं वो जुड़ रहा है, और जुड़ने से जो है जटिल अणु मतलब बृहद अणु, ऐसे अणु जिसका आणविक भार उच्च है। अब जब छोटे छोटे अणु जब जुड़ेंगे तो बड़े आणविक भार का निर्माण होना जायज़ है, तो उच्चतर आणविक भार वाले यौगिक का निर्माण होता है, और यही यौगिक क्या है, बहुलक है। और बहुत उच्चतर आणविक भार है, इसलिए इसको बृहद अणु भी कहते हैं। जैसे कि एकलक मतलब बहुत सारे एकलक, कितना एकलक ये नहीं पता, 1000, 2000, 10,000, 1,00,000, तो इसलिए ये न लिखते हुए हम सामने एन का यूज़ करते हैं। तो एन एकलक जब मिलता है और उसका बहुलीकरण होता है तो ये बहुलक का निर्माण होता है। तो बहुलक के जो है प्रकार हम देख लेते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो ये है बहुलक के प्रकार, तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक बहुलक और एक होता है कृत्रिम बहुलक। प्राकृतिक बहुलक मतलब जो प्रकृति में है, जिसका निर्माण इंसानों ने नहीं किया है, और जो प्रकृति प्रदत्त है वो होता है प्राकृतिक बहुलक। और जो कृत्रिम बहुलक मतलब जो इंसान बनाए, प्रयोगशाला में बनाए, लैब में बनाए, तो ये होता है कृत्रिम बहुलक। प्राकृतिक बहुलक में हम देखते हैं पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड का एग्जाम्पल है स्टार्च और सेल्यूलोज। स्टार्च और सेल्यूलोज जो है वो है प्राकृतिक बहुलक जो पॉलीसैकेराइड के अंदर आता है। उसमें उसके बाद देखते हैं प्रोटीन भी बहुलक है। तो बहुत सारे प्रोटीन हैं वो बहुलक होते हैं, जिसमें प्राकृतिक रेशम देखते हैं वो है, ऊन जो है वो भी बहुलक है, प्राकृतिक बहुलक। और चमड़ा जो है वो भी है प्राकृतिक बहुलक, और ये सब क्या है, प्रोटीन है। न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड जैसे डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, ये सब क्या है, ये सब बहुलक हैं, और वो भी प्राकृतिक बहुलक। डीएनए तो कोई इंसान बनाता नहीं, आरएनए तो कोई इंसान बनाता नहीं, लैब में तो हम बना नहीं सकते, इसलिए क्या है, ये सब प्राकृतिक बहुलक हैं। डीएनए का पूरा नाम आपको बता देता हूँ, डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का पूरा नाम है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद देखते हैं प्राकृतिक रबर। प्राकृतिक रबर एक बहुलक है जो किससे मिलकर बनता है, वो बनता है आइसोप्रीन से मिलकर। मतलब छोटे छोटे आइसोप्रीन के जो पार्टिकल हैं, जो अणु हैं, वो जब जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं, तो रबर का निर्माण होता है, और ये प्राकृतिक तरीके से बनता है, इसलिए इसको प्राकृतिक रबर कहते हैं। कृत्रिम रबर भी बनता है, लैब में बनाया जाता है, वो कृत्रिम तरीके से बनाया जाता है, और ये प्राकृतिक है, जो प्रकृति प्रदत्त है, इसलिए प्राकृतिक रबर कहते हैं, जिसका एकलक जो है आइसोप्रीन है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। कृत्रिम बहुलक, कृत्रिम बहुलक में हम पढ़ेंगे पॉलीथीन या पॉलीएथिलीन, उसके बाद पॉलीविनाइल क्लोराइड, और फिर टेफ्लॉन। तो आगे पढ़ते हैं, चलिए। हाँ, कुछ टर्म जान लीजिए। समबहुलक 2016 या 2017 का जो
ACF का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था समबहुलक से या सहबहुलक से, मुझे याद नहीं है, पर दोनों में से एक से क्वेश्चन पूछा गया था। तो समबहुलक ये होता क्या है? सम से तात्पर्य होता है समान, और बहुलक तो समान बहुलक मतलब एक ही प्रकार के एकलक के संयोजन से निर्मित जो बहुलक है वो समबहुलक है। एक ही प्रकार के एकलक से निर्मित, एक ही प्रकार के एकलक के संयोजन से जो बहुलक बनता है वो समबहुलक है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको होमोपॉलीमर। और इसका एग्जाम्पल है पॉलीथीन। याद रखिएगा, समबहुलक का एग्जाम्पल है पॉलीथीन। जैसे ये देखिए, एक ही प्रकार के एकलक से जो है संयोजन से जो है समबहुलक बना है। और एथिलीन इसका एग्जाम्पल है, पॉलीथीन इसका एग्जाम्पल है। जैसे एथिलीन एकलक है, एथिलीन बहुत सारे एथिलीन के अणु, मतलब बहुत सारे, मतलब कितना ये तो नहीं, इसलिए एन लिख देते हैं। तो एथिलीन के जब बहुत सारे अणु मिल जाते हैं, छोटे अणु, तो एथिलीन के जब बहुत सारे अणु मिलते हैं तो उस पॉलीथीन का निर्माण होता है। अब मुझे बताइए कि पॉलीथीन में एथिलीन को छोड़कर और कुछ मिला हुआ है क्या? नहीं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं समबहुलक जिसमें एक ही प्रकार के एकलक हैं। तो इसमें पॉलीथीन में तो एक ही प्रकार के एकलक हैं और वो है एथिलीन। तो इस प्रकार से पॉलीथीन जो है समबहुलक का एग्जाम्पल है। अब चलते हैं सहबहुलक या मिश्रित बहुलक। नाम में ही मिश्रित है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये एक या एक से अधिक जो एकलक है उसके संयोजन से बनेगा। जैसे देखिए, एक से अधिक एकलक के संयोजन से बनता है। जैसे X के N अणु ले लिए हमने, Y के M अणु ले लिए हमने, और इस प्रकार से बना जो बहुलक है वो कहलाएगा सहबहुलक या मिश्रित बहुलक। जैसे देखिए, इसमें तो एक ही प्रकार का दिख रहा है, ये इमेज से देखिए एक ही प्रकार के एकलक हैं, इसमें अलग अलग प्रकार के एकलक जो हैं उसके मिलने से बना है। तो इस प्रकार के बहुलक जो है सहबहुलक या मिश्रित बहुलक कहलाएंगे। तो समबहुलक और सहबहुलक। सहबहुलक या मिश्रित बहुलक का एग्जाम्पल देख लेते हैं। स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर, मतलब स्टाइरिन अलग है, ब्यूटाडाइन अलग है। तो स्टाइरिन और ब्यूटाडाइन को जब मिलाया गया तो स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर बना। ये दोनों तो अलग है ना, तो इसलिए अलग अलग जो है एकलक के संयोजन से जो बहुलक बनता है वो सहबहुलक या मिश्रित बहुलक कहलाता है। इसमें सिर्फ पॉलीथीन मतलब एथिलीन ही मिला था और इसमें स्टाइरिन और ब्यूटाडाइरिन, कम से कम दो तो दिख ही रहा है, इसलिए ये सहबहुलक या मिश्रित बहुलक। आगे देखते हैं संरचना के आधार पर बहुलक के प्रकार। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो संरचना के आधार पर तीन प्रकार के हैं: रेखीय बहुलक, शाखित श्रृंखला बहुलक और तिर्यक बंध बहुलक। तो सबसे पहले देखते हैं रेखीय बहुलक क्या है। कि जब एकलक इकाइयाँ सीधी लंबी श्रृंखला में व्यवस्थित रहती है तो इसे रेखीय बहुलक कहते हैं। जैसे कि देखिए, ये रेखा में जो है व्यवस्थित है, लंबा है, रेखा में व्यवस्थित है, इसलिए रेखीय बहुलक। एग्जाम्पल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्पल याद रखिए, क्वेश्चन में पूछा जाता है और पूछा भी गया है 2017 में। तो इसका एग्जाम्पल है पॉलीथीन, पॉलिएस्टर और नायलॉन। रेखीय बहुलक का कम से कम एग्जाम्पल ही याद रखिए। रेखीय बहुलक का एग्जाम्पल है पॉलीथीन, पॉलिएस्टर और नायलॉन। उसके बाद पढ़ते हैं शाखित श्रृंखला। नाम में है शाखित, मतलब शाखा दिखाई देगी हमको। तो एकलक इकाइयाँ जो है लंबी श्रृंखला बनाती है जिसे मुख्य श्रृंखला कहते हैं। जैसे जो डार्क वाला दिख रहा है, ज़्यादा डार्क, वो है मुख्य श्रृंखला। और मुख्य श्रृंखला से पार्श्व श्रृंखला निकलती है जो कि शाखित होती है। तो ये पार्श्व श्रृंखला, ये जो दिख रही है, जो ज़्यादा डार्क दिख रहा है वो मुख्य श्रृंखला, उससे निकल के ये पार्श्व श्रृंखला है। जैसे कि हम पेड़ों में देखते हैं कि एक मोटी टहनी होती है, फिर उस मोटी टहनी से छोटे छोटे शाखा निकले रहते हैं, बिल्कुल उसी टाइप का जो है स्ट्रक्चर होता है। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं शाखित श्रृंखला का, एमिलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन। दो एग्जाम्पल देखिए, एमिलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन। रेखी में हमने पढ़ा पॉलीथीन, पॉलिएस्टर, नायलॉन, और शाखित श्रृंखला में एमिलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन। उसके बाद तीसरा पढ़ते हैं तिर्यक बंध बहुलक। इसमें क्या होता है कि तिर्यक बंध, नाम में स्पष्ट है कि ये त्रिविम जाली 3 डायमेंशनल नेटवर्क का
निर्माण करती हैं। और इसके एग्जाम्पल में आप देखिए बेकेलाइट और मेलामिन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। तो बेकेलाइट और मेलामिन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन 3 हमने पढ़ा। रेखिका पॉलीथीन पॉलिएस्टर नायलॉन, शाखी श्रृंखला बहुलक का एमिलोपेक्टिन ग्लाइकोजन और तिर्यक बंध का बेकेलाइट मेलामिन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। तो ये हो गया। आगे देखते हैं, देखिए जी थर्मोप्लास्टिक बहुलक और थर्मोसेटिंग बहुलक ये क्या होता है ये आप मत जानिए, इसके एग्जाम्पल जान लीजिए। तो इसके एग्जाम्पल हैं पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, दूसरा होता है टेफ्लॉन और तीसरा नायलॉन। 3 एग्जाम्पल याद रखिए। और थर्मोसेटिंग जो है वो उसके एग्जाम्पल है बेकेलाइट। तो थर्मोप्लास्टिक कहने का मतलब ये है कि जो गर्म करने पर जो नरम हो जाता है वो थर्मोप्लास्टिक है, और जो पिघल भी जाता है वो थर्मोप्लास्टिक है। ये बेसिक आप याद रख लीजिए। और थर्मोसेटिंग जो न तो नरम होता है और न ही पिघलता है, सीधा डायरेक्ट जल जाता है, लकड़ी टाइप का राख, इसलिए उसको थर्मोसेटिंग कहते हैं। बस इतना जानिए। तो ये हो गया थर्मोप्लास्टिक बहुलक और थर्मोसेटिंग बहुलक। आगे देखते हैं जो हमारे सिलेबस का टॉपिक है, ये भी हमारे सिलेबस का टॉपिक है, पर ये ज़्यादा डीप से क्वेश्चन पूछा गया था पिछले बार, तो इसलिए इन सब को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद देखते हैं कृत्रिम बहुलक। कृत्रिम बहुलक में हमारे सिलेबस में है पॉलीथीन या पॉलीएथिलीन। तो इसके बारे में जानिए कि ये संश्लेषित योगात्मक बहुलक है। संश्लेषित योगात्मक, संश्लेषित इसलिए क्योंकि इसका संश्लेषण हम करते हैं प्रकृति से, हमें पॉलीथीन नहीं मिला है, लैब में हमने इसको बनाया है। और योगात्मक बहुलक है, तो संश्लेषित योगात्मक बहुलक है। जब एथिलीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 के बहुत सारे अणुओं को हम संयोजित करते हैं तब पॉलीथीन का निर्माण होता है। इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है C2H4 बहुलीकरण C2H4n। उच्च ताप मतलब 100 से 300 डिग्री सेल्सियस और उच्च दाब 1000 से 3000 वायुमंडलीय दाब पर जब हम इसको संयोजन करते हैं, बहुलीकरण करते हैं, तब ये पॉलीथीन का निर्माण करता है। जब जैसे यहाँ लिखा है, जब एथिलीन के अनेक अणुओं को उच्च ताप व उच्च दाब पर बहुलीकरण होता है तो एथिलीन या पॉलीथीन या पॉलीएथिलीन का निर्माण होता है। तो ये हो गया पॉलीथीन। इसके उपयोग देख लेते हैं। उपयोग मेरे ख्याल से बताने की ज़रूरत नहीं है, सब जानते हैं। प्लास्टिक बैग में आप जो कपड़े खरीदने जाते हैं वो भी प्लास्टिक का होता है, मतलब पॉलीथीन का होता है। अगर आप बाहर रह के पढ़ाई करते हैं, आपका जो खाना है वो भी शायद पॉलीथीन से आता है, तो वो भी उसका यूज़ हो गया। और ये विद्युत रोधन मतलब जो है विद्युत रोधन के रूप में यूज़ किया जाता है। उसके बाद देखते हैं बर्तन। प्लास्टिक के बर्तन बहुत से यूज़ करते हैं, हम सभी को पता है, तो ये सब इसके यूजेस हैं। आगे देखते हैं PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ये भी एक संश्लेषित योगात्मक बहुलक है। जब वाइनिल क्लोराइड CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl ये एक ही अणु है, इसके N अणु को जब बहुलीकरण कराया जाता है बेंजोइल परऑक्साइड की उपस्थिति में, तब ये पॉलीविनाइल क्लोराइड बनता है CH2 CH और Cl। तो ये पॉलीविनाइल क्लोराइड बनता है। जब विनाइल क्लोराइड के अनेक अणुओं को बेंजोइल परऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तब PVC बनता है। अब इसके देखते हैं गुण देख लेते हैं और उपयोग देख लेते हैं। गुण देखते हैं। PVC के बारे में लगभग हम सभी जानते हैं। इसके बर्तन भी देखते हैं, पाइप भी देखते हैं। तो चलिए इसके गुण देखते हैं। ये कठोर प्लास्टिक है, ये विद्युत का कुचालक है, जल प्रतिरोधी है, ऊष्मा व रसायन अप्रभावित है, मतलब ऊष्मा व रसायन इसको प्रभावित नहीं कर सकता। अब इनके गुणों के आधार पर इनका उपयोग देख लेते हैं। जैसे कठोर प्लास्टिक है, इसका मतलब हम प्लास्टिक का पाइप बना सकते हैं, प्लास्टिक का बर्तन बना सकते हैं, प्लास्टिक का टेबल कुर्सी बना सकते हैं। जल प्रतिरोधी है, इसका मतलब हम इससे रेनकोट बना सकते हैं, वाटरप्रूफ वस्तु बना सकते हैं। विद्युत का कुचालक है, मतलब विद्युत इंसुलेटर के रूप में इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका गुण और उपयोग। उसके बाद देखते हैं तीसरा जो हमारे सिलेबस में है वो है टेफ्लॉन।
पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन PTFE। तो तीनों नाम याद रखिए, टेफ्लॉन एक ही है, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन एक ही है, PTFE ये भी एक ही है, तीनों सेम है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है टेफ्लॉन से, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन से, PTFE कुछ भी लिखा हो सकता है, इसलिए आपको तीनों नाम पता होना चाहिए। तो यह एक संश्लेषित संघनन बहुलक है। देखिए, दो हमने पढ़ा था संश्लेषित योगात्मक बहुलक, कौन कौन सा, पॉलीथीन और PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये हमने पढ़ा था, ये संश्लेषित योगात्मक बहुलक, और ये संश्लेषित संघनन बहुलक। लेकिन एक बात और आपको बता देता हूँ कि 10th के बुक में जो है वो संश्लेषित संघनन बहुलक है लिखा हुआ है टेफ्लॉन के बारे में, और जो 12th का बुक है उसमें योगात्मक बहुलक लिखा हुआ है। और फिर ये जो हो गया डाउट का विषय, तो मैंने जो है एक प्रतिष्ठित जो शिक्षक हैं उनसे संपर्क किया, तो उन्होंने बताया कि अगर इनसे क्वेश्चन पूछा जाए कि संघनन है कि योगात्मक है, तो उन्होंने कहा कि आपको योगात्मक बहुलक आंसर लेना चाहिए। तो आप बताइए, ये संघनन बहुलक है या योगात्मक बहुलक है, इसके बारे में आप कुछ बताइएगा। 10th के बुक में जो है संघनन बहुलक लिखा हुआ है, लेकिन 12th के बुक जो है उसमें योगात्मक बहुलक लिखा हुआ है। इसका निर्माण प्रक्रिया देख लेते हैं। जब टेट्राफ्लोरोइथिलीन को गर्म किया जाता है अमोनियम पराक्सोसल्फेट की उपस्थिति में, NH4 ट्वाइस H2O8 अमोनियम पराक्सोसल्फेट की उपस्थिति में टेट्राफ्लोरोइथिलीन को जब गर्म किया जाता है तो पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन बनता है, और यही पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन क्या है, टेफ्लॉन है ना। तो CF2 डबल बॉन्ड CF2, ये क्या हो गया, टेट्राफ्लोरोइथिलीन, जिसके बहुलीकरण से पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन का निर्माण हुआ। अब इसके गुण देख लेते हैं, गुण के आधार पर उपयोग देख लेंगे। तो गुण देखते हैं तो ये बहुत कठोर है, उष्मा का प्रतिरोधी है, गलनांक जो है उच्च होता है 330 डिग्री सेल्सियस, और अम्ल व क्षार का जो है और उच्च ताप का इस पर जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो देखिए, अम्ल क्षार उच्च ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसलिए हम अम्ल रखने या एसिड रखने का जो पात्र है, बर्तन है, वो इससे बना लेंगे। चिपचिपा बर्तन बनाने में, मतलब नॉनस्टिक जो कुकवेयर होता है, कढ़ाई जो होता है या तवा होता है जिसमें खाना बनाओ तो वो चिपकता नहीं है, तो इस तरीके का जो बर्तन बनाया जाता है वो उसमें टेफ्लॉन का जो है वो कोटिंग कर दिया जाता है, लेयर बना दिया जाता है। तो ये हो गया टेफ्लॉन का यूज़। उसके बाद कुछ बहुलक देख लेते हैं, बहुलक और एकलक। जैसे हमने देखा इथिलीन के बहुत सारे अणुओं को जब संयोजित किया जाता है तो पॉलीथीन या पॉलीइथिलीन बनता है। विनाइल क्लोराइड का बहुत सारे अणुओं को जो है संयोजित किया जाता है तो पॉलीविनाइल क्लोराइड बनता है। टेट्राफ्लोरोइथिलीन को जब संयोजित किया जाता है तो पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन या टेफ्लॉन बनता है। यही क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में कि पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन या टेफ्लॉन का जो है एकलक का नाम बताइए, तो उसका आंसर हो जाएगा टेट्राफ्लोरोइथिलीन। आइसोप्रीन का जब बहुत सारे अणु संयोजित होते हैं, जुड़ते हैं, तो पॉली आइसोप्रीन का निर्माण होता है, या प्राकृतिक जो रबर है उसका निर्माण होता है। फिर देखते हैं हेक्सामिथिलीन डाइएमीन और एडिपिक एसिड, ये जब दोनों को संयोजित किया जाता है तो नायलॉन 6,6 का निर्माण होता है। फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड को जब संयोजित किया जाता है बहुत सारे अणुओं को तो बैकेलाइट का निर्माण होता है। टेरिफ्थैलिक एसिड और एथिलीन ग्लाइकॉल को संयोजित किया जाता है, बहुलीकरण किया जाता है, तो टेरिलीन बनता है। देखिए, ये तीनों का जो एकलक है वो आपको इम्पोर्टेंट है आपके सिलेबस में, इतना तो आपको याद होना ही चाहिए। बाकी ये सब जो आप करना चाहते हैं तो कर लीजिए, नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। चलिए आगे देखते हैं, इनसे संबंधित जो है क्वेश्चन आंसर हम देख लेते हैं कि प्राकृतिक रबर का बहुलक है, प्राकृतिक रबर बहुलक है किसका है। हमने पढ़ा लास्ट अभी पीछे कि आइसोप्रीन का जो है वो बहुलक है। आइसोप्रीन के जब छोटे छोटे अणु का संयोजन किया जाता है तो प्राकृतिक रबर का निर्माण होता है। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है। देखिए, हमने पढ़ा था प्राकृतिक बहुलक प्रकार में एक होता है प्राकृतिक बहुलक
और एक होता है कृत्रिम बहुलक। तो प्राकृतिक बहुलक में हमने प्रोटीन वाले पार्ट में पढ़ा था कि जो प्राकृतिक रबर, ऊन और चमड़ा जो है वो है प्राकृतिक बहुलक, लेकिन नायलॉन के बारे में हमने नहीं पढ़ा था। नायलॉन जो है वो संश्लेषित या कृत्रिम बहुलक में आ जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नायलॉन। प्लास्टिक में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? पॉलीनाइट्रोजन, पॉलीहाइड्रोजन, पॉलीक्लोरीन, पॉलीएथिलीन। देखिए प्लास्टिक में से कौन, ये क्वेश्चन ट्रिकी है। तो प्लास्टिक को क्या बोलते हैं? पॉलीएथिलीन बोलते हैं। तो पॉलीएथिलीन गैस निकलती है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा पॉलीएथिलीन। टेफ्लॉन क्या है? क्लोरोकार्बन, फ्लोरोकार्बन, रोगाणुनाशक और कीटनाशक। तो टेफ्लॉन का पूरा नाम क्या है? पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। तो फ्लोरो में फ्लोरो का मतलब होता है फ्लोरीन, इसलिए ये फ्लोरोकार्बन है। इसका आंसर हो जाएगा ब, फ्लोरोकार्बन। और क्लोरोकार्बन बोल दिया जाए तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? पॉलीविनाइल क्लोराइड। हमने पीवीसी पढ़ा जिसमें क्लोरीन है, क्लोराइड है, इसलिए वो कार्बन हो जाएगा। और टेफ्लॉन जो है वो फ्लोरोकार्बन हो जाएगा, तो इसका आंसर सही है फ्लोरोकार्बन। आगे देखते हैं बहुलक जो विशेषतः न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है। न चिपकने वाली सतह के रूप में कहने का मतलब हमने अभी लास्ट में पढ़ा टेफ्लॉन के बारे में कि जो तवा होता है या कढ़ाई होता है उसके ऊपर एक लेयर चढ़ा दिया जाता है ताकि जो सब्जी है या जो भी हम डिश बना रहे हैं वो न चिपके। तो इसका आंसर हो जाएगा PTFE, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। पीवीसी किसका बहुलक है? तो पीवीसी विनाइल क्लोराइड, इथिलीन, टेट्राफ्लोरोएथिलीन, नियोप्रीन। तो इसका आंसर हो जाएगा विनाइल क्लोराइड। जब विनाइल क्लोराइड के बहुत सारे अणुओं को संयोजित किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड का निर्माण होता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, दोस्तों में पूरा फैला दीजिए। और अगर आप एसएफ की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से बिल्कुल जुड़िए। पूरा सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं हम लोग, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। और टेलीग्राम चैनल से भी हमारे जुड़ जाइए, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक उसका मिल जाएगा। धन्यवाद।